चलो जी शुरू करें न्यूमेरिकल पोर्शन को। आज जैसा कि हम पिछला जो वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे, उम्मीद करते हैं कि चार्ज का पूरा कहानी जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था उसको आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। तो बच्चों आज हम बात करेंगे चार्ज का जो न्यूमेरिकल है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको बता दें 12th के लिए जो है सिंपल क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कभी कभार पूछता है। अगर आप इसको तैयार रखो तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर 12th में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन ज़्यादा होता है ना। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है लेकिन ज़्यादातर कोशिश करता है कि फार्मूला पुटिंग ही रहे। हालांकि कॉन्सेप्ट में भी घूम कर जाओगे तो फार्मूला पर ही अंतिम में सॉल्व होता है। तो हम शुरुआत करते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन से। जो ऐसे तो इसमें एक कूलम का जो फार्मूला है, मूल फार्मूला आप कह लीजिए, तो प्रश्न को बनाने में वही ज़्यादातर आपको लगेगा। इसके ज़्यादा फार्मूला इसमें लगता नहीं है। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स इधर उधर लगाओ तो उसमें सॉल्व हो जाता है। एक अपने पास छोटा सा क्वेश्चन है, दो चार्ज को 1 मिलीमीटर के दूरी से अलग अलग किया गया है। पहला चार्ज का वैल्यू दे रखा है 6 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज का जो वैल्यू दे रखा है वो 9 नैनोकूलम। ठीक है, बहुत छोटा सा चार्ज है। अभी हमसे बोल रहा है कि बताइए ये दोनों चार्ज जो होगा एक दूसरे पर कितना बल लगाएगा, दोनों के ऊपर लगने वाला बल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, दो चार्ज को अगर अलग अलग रखा गया है और दोनों को कुछ दूरी पर जो दूरी होता है वो दे रखा है आपको और मैग्नीट्यूड चार्ज का दे रखा है, और आपसे बोल दे कि फोर्स कितना होगा, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ सोचना है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सामान्य तौर पे आपको क्या करना है, कूलम का फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। कूलम का फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे, तो कूलम का फार्मूला कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं। पहले तो आप लिख लो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से फोर्स बराबर, चूँकि K का वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁹ होता है। Q1 का वैल्यू आप देख लो यहाँ से, लेकिन ध्यान रहे इसको ऐसा यूनिट में रखना है। तो यहाँ से 6 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो को अगर कूलम में बदलोगे तो 10⁻⁻⁶ माइक्रो का मतलब यही होता है। फिर दूसरा जो चार्ज है अपने पास वो है 9 नैनोकूलम, तो इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो 9 × 10⁹ हो जाएगा। और फिर उसके बाद नीचे दूरी चाहिए, तो दूरी है 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 1 × 10⁻³ इसको भी क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है मीटर में। तो यहाँ से हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो फॉर्मूला में ही रखा हुआ है। वैसे भी देख लो 10⁻⁻⁹ और 10⁻+ दोनों मल्टीप्लीकेशन में गया। देख लो 10 के पावर ये -6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और पहले से ही 10⁻⁻6 ऊपर में पड़ा हुआ है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से जो फोर्स बचेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, 9 × 6 × 9। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 981 और ×6, है ना, इतना न्यूटन हो जाएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 6 × 6 और 8 × 48, इतना न्यूटन जो हो जाएगा ये फोर्स इस पर लगेगा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। कूलम का जो नियम है उसको अप्लाई करके आप इसको ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे भी बना सकते हो। जस्ट इसको आप बस दिखाने का एक ही मकसद था कि हम लोग कूलम के नियम का फार्मूला, कूलम का जो फार्मूला था उसी का सिर्फ इसमें प्रयोग करने वाले हैं। चलिए इसको हटाते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। कब परिवर्तित हो जाएगा, जब हम इसके मीडियम को चेंज कर दें, है ना। इसका जो मीडियम जो दिख रहा है आपको, अगर हम इसके मीडियम को अगर चेंज कर दें तो इसका कहानी थोड़ा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए अपने पास चार्ज यही है, लेकिन इसके बीच का जो मीडियम जो है, माध्यम जो है, इसमें हम कोई प्राविद्युत पदार्थ रख दें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको आप बोलते हो। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कोई अचालक पदार्थ, ठीक है। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका जो है वो हम ले लेते हैं 3, कुछ भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि 3 ही लें, हम मान लेते हैं ऐसा। और अब बोले कि बताइए इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो अभी जो फार्मूला लगाओगे कूलम का फार्मूला, उसमें याद कीजिए हम एक लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ आपको बताए थे। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ में बताए थे कि अगर कोई माध्यम हो चार्जों के बीच में, तो उस मीडियम में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो एयर में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स के
के से भागा होने के बाद आएगा, माने कि जो भी इसका कांस्टेंट होगा उससे भागा होने के बाद आएगा। तो चूंकि हम इसी फार्मूला से इसको हल करेंगे, तो पहले आप ज्ञात कर लो कि एयर में कितना होगा, यानी कि एयर या वैक्यूम बोल लो आप, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है। तो वैक्यूम में तो आसानी से आप, एयर में या वैक्यूम में तो आप आसानी से कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो, 1/4πε0, या इसी को के बोल दो Q1 × Q2 डिवाइड बाई R²। यहाँ पर के नहीं दे रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा इस के में और वो वाला के में, वो कूलम्ब्स कांस्टेंट में और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन एक ही तरीका से किया जाता है, इसलिए हमने ऐसा रख दिया है। तो खैर इसका वैल्यू तो आप जानते ही हो। तो एयर में जो वैल्यू आएगा, ये अगर आप निकालना चाहो तो फिर से देख लो ध्यान से। एयर में जो वैल्यू आया था अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था, दोबारा निकालने का जरूरत नहीं है ना। अभी जस्ट हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, 486 न्यूटन, यही आया था ना एयर में। अभी इसी फोर्स को उठा के इस पे रख दो तो मीडियम में जो हमारा फोर्स आएगा वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 486 और डिवाइड बाई के का वैल्यू कितना है, यहाँ पर के का वैल्यू 3 है, इतना न्यूटन हो जाएगा। अगर कट रहा है पूरा तो काट दो, देख लो आप लोग, है ना, कटेगा 3 और 3 1 से कट जाएगा ये, और 6 2, आई थिंक यही आएगा कुछ आंसर, है ना। बड़ा सिंपल है। अगर दो चार्जों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम अगर आप इंट्रोड्यूस करवा देते हो तो उसको भी हम लोग इस तरह से हल कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दो टाइप का क्वेश्चन हुआ, दोनों टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है 1 नंबर में, तो ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, आसानी से इसको हल किया जा सकता है। चलिए अब जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं इसमें, अब हम क्वेश्चन लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बनने वाला क्वेश्चन। उस पर का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा कभी कभार लंबा भी हो जाता है, और लंबा होने का एक ही कारण होता है, वो होता है कैलकुलेशन। समझे बात को। तो कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा होने की वजह से कभी कभार लंबा हो जाता है। लेकिन आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पता होगा जब हम लोग कह दें कि एक चार्ज के ऊपर में मल्टीपल फोर्स काम करे, यानी कि बहुत सारा फोर्स उस पर लग रहा होता है, तो नेट फोर्स जो होगा उस वस्तु पर वो क्या होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। इसी को बोला गया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे एक हम एग्जांपल आपको लेकर के बताते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा समान हो, और सभी के जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, इस पर हम लोगों ने क्यू चार्ज रख दिया है। मान लीजिए इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी, और सबका जो साइड है, भुजा जो है वो ए है। और आपसे बोल दे कि बताइए नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स ये बताइए ऑन सी पर कितना होगा। सी वाला जो पॉइंट है इस पर बताइए नेट फोर्स कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको यही चीज़ सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप देख लो तो ये वाला चार्ज जो होगा, ये वाला जो चार्ज होगा, ये इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा इधर की ओर, सिमिलर चार्ज है तो उसको रिपेल करेगा। और ये जो चार्ज होगा ये भी क्या करेगा, इसको इधर की ओर रिपेल करेगा, भगाएगा ये इसको इधर नहीं। तो हम मान लेते हैं इसके द्वारा जो फोर्स लगा इसको हम मान लेते हैं फोर्स ड्यू टू ए, और इसको बोल देते हैं फोर्स ड्यू टू बी, है ना। और दो फोर्स आप देख रहे हो कि एक चार्ज पर दो फोर्स लग रहा है, लेकिन हम अगर दोनों फोर्स का रिजोल्यूशन करें, सॉल्व करें, अगर इसको इसको अगर माने बढ़िया से अगर इसको हल करें तो नेट फोर्स जो होगा उसको किधर से निकलेगा, ये मिडिल से निकलेगा नेट फोर्स, है ना। तो उसके लिए आपको वेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा, और ये एंगल कोई भारी बात है नहीं निकालना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो होता है इसका प्रत्येक जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री, तो जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप फोर्स ड्यू टू ए निकालोगे, चलो निकालते हैं, तो कूलम्ब के फॉर्मूला के हिसाब से के Q1 × Q2, तो Q1 × Q2 दोनों तो Q × Q हो जाएगा, तो Q² डायरेक्ट लिख दें, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो A का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो फोर्स ड्यू टू ए जो होगा ऑन सी ये निकल जाएगा। सिमिलरली इसी तरीका से
फोर्स ड्यू टू बी अगर निकालोगे तो के और Q1 इंटू Q2 यानी दोनों Q है तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर और बट्टा फिर से दोनों के बीच का जो दूरी है, साइड का जो डिस्टेंस है वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो दो का दो जो फोर्स है वो दोनों निकल गया। इसको इक्वेशन चाहो तो 1 और इसको चाहो तो आप 2 मान लो, दोनों फोर्स तो निकल गया। अब अपने को चाहिए नेट फोर्स, चूंकि हमसे बोला है नेट फोर्स ऑन सी बताइए कितना होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए कुछ नहीं, वेक्टर नियम जो होता है वो लगा दीजिए। तो वेक्टर नियम के हिसाब से अगर नेट फोर्स अगर निकाला जाए तो क्या होगा, दो फोर्स जब कुछ एंगल पर काम कर रहा होगा तो उसका निकालने का याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेक्टर का सम है ना, सदिश योग नियम या त्रिभुज योग नियम जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ए का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए इंटू एफ बी इंटू कॉस थीटा, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू उठा करके रख दें, के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस फिर इसका भी लिखोगे तो के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बट्टा ए और फिर इसका भी लिखोगे तो इंटू के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर में रहेगा, और इंटू कॉस 60 डिग्री, है ना। तो हम इसमें क्या करें, अब ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर स्क्वायर में हो जाएगा, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, सबको कॉमन करके रूट से बाहर निकाल दें। तो रूट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर ऊपर का हट जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1, फिर यहाँ भी ये गायब है तो इसका भी 1 बचेगा प्लस 2, और ये दोनों तो गायब हो गया एक साथ, है ना। तो यहाँ पर 2 और इंटू कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, तो 1/2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई, के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इंटू √3, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। समझ में आ जाएगा बात। तो इसको इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रश्न जो होगा, दूसरा जो टाइप होगा क्वेश्चन का, उस पर हम लोग आते हैं। इसको आप लोग देख लेना बढ़िया से। अब दूसरा टाइप जो है प्रश्न का, उस पर हम लोग आते हैं। चलिए मान लेते हैं इसी तरह फिर से हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगावे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन का टाइप बदल देते हैं। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर मतलब वर्ग, है ना, ऐसा वर्ग लीजिए, और इसका भी वही काम करते हैं, ए बी सी और डी ऐसा रख देते हैं, और सब पर चार्ज वही क्यू 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 ऐसा चार्ज रखते हैं। और चूंकि वर्ग है, स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का फिर साइड बराबर होगा, अगर ये ए तो सब का सब जो होगा वो ए ही रहेगा। हमसे फिर पूछ दिया, मान लीजिए नेट फोर्स बताइए ऑन सी, सी वाला जो चार्ज है, इस वाले पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, ये अगर हमसे बोल दे, कैसे निकालेंगे। तो फिर से निकालने का जो तरीका होगा, हम लोग वैसा ही डायग्राम एक तैयार करेंगे कि ये वाला चार्ज जो होगा इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगाएगा, ये वाला चार्ज इसको इधर भागाएगा, है ना। ऐसा मत करना कि ये वाला नहीं लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, लेकिन ये कैसे लगाएगा, डायगोनली ऐसे लगाएगा, है ना। ये विकर्ण के रूप में, विकर्ण जो है उसी के डायरेक्शन में इस तरह से ये फोर्स लगाएगा। चूंकि सिमिलर चार्ज है तो ये भगाएगा। तो अभी ये जो फोर्स निकला, ये जो फोर्स निकला है ये फोर्स ड्यू टू बी, और ये जो फोर्स निकला है ये ड्यू टू डी, और ये जो फोर्स इधर जो आपको दिख रहा होता है ड्यू टू ए। तो यहाँ पर अभी 3 फोर्स काम कर रहा है, पहले 2 फोर्स रहा था। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल देख रहे थे समबाहु त्रिभुज, तो उसमें 2 ही फोर्स था, लेकिन यहाँ पर 3 है, और 3 को सॉल्व करना है, वेक्टोरियली ही सॉल्व करना है। आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है। सबसे पहले तो ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों का जो नेट आएगा, यानी दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मान लेते हैं रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्ट जो आएगा वो इसी डायरेक्शन पर आएगा। और जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो ये फोर्स और ये फोर्स जुड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि इसको तो नेट बोल दिया ना, तो इसको F' बोल देते हैं।
ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको एफ डैश बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों तीनों फोर्स का वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान है निकालना, ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं है। एफ बी का वैल्यू निकालते हैं, के क्यू वन इंटू क्यू टू यानी क्यू स्क्वायर बट्टा दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर, निकल गया। फिर दूसरा एफ ड्यू टू डी, ये निकालते हैं के क्यू वन इंटू क्यू टू, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा यानी क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के बीच का दूरी फिर वही साइड ए ही रहेगा तो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, फिर अब हम लोग निकालते हैं एफ ड्यू टू ए, तो इसका भी लिखोगे तो के क्यू वन इंटू क्यू टू, तो सॉरी इसको हम लोग फिर से क्यू स्क्वायर लिख दे, लेकिन नीचे दूरी का स्क्वायर चाहिए, लेकिन अब जो दूरी निकालोगे वो दूरी बदल जाएगा। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, रूट अंडर 2 इंटू भुजा साइड होता है ना, तो हम इसका अगर दूरी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू साइड इसका होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा बढ़िया से फिर से सिंप्लीफाई कर दो, तो के क्यू स्क्वायर बट्टा 2 इंटू ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तीनों फोर्स निकल गया। सबसे पहले इन दोनों फोर्स को सॉल्व करना है, और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अपना एफ डैश जो होगा इस पर आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ने में सुविधा हो जाएगा, आसानी से इसको वेक्टोरियली सम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 4 एफ डैश। तो एफ डैश के लिए कहानी क्या चलेगा भाई, तो इसके लिए अगर निकालोगे एफ डैश के लिए अगर बात करोगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर इन दोनों का वेक्टोरियल एडिशन, तो एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ बी इंटू एफ डी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा कैसे निकालोगे, तो ये थीटा तो बड़ा आसान है, 90 डिग्री हो जाएगा, चूँकि वर्ग है ना तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू लिखो, दोनों का वैल्यू लिख दो, तो यहाँ से तो एकदम वही वैल्यू आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, और फिर वही चीज़ के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इंटू कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है भाई, 0, तो इसका कहानी तो ख़त्म हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, इसका कहानी तो बिल्कुल ख़त्म है। तो पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं पूरा, क्योंकि लास्ट में इन दोनों को जोड़ना ही है ना, तो इसको और ये जो एफ डैश निकलेगा इसको जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करें हम, एफ डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूँकि ये दोनों को अगर जोड़ोगे तो 2, तो रूट अंडर 2, और ये दोनों तो बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा तो क्या, के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को जोड़ देना है, तो हम लोगों को नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स ऑन सी चाहिए, तो ये हो जाएगा एफ डैश प्लस एफ ए, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर काम कर रहा था, तो आसानी से जुड़ जाएगा। तो जुटेगा तो यहाँ से 4 इक्वेशन नंबर 4 से लीजिए आप, रूट अंडर 2 के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से लीजिए के क्यू स्क्वायर बट्टा 2a का स्क्वायर, इसमें से जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन कर दो, के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस 1 बट्टा 2, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, है ना। तो ऐसा प्रश्न जो होगा इसको आप बना सकते हो, बन जाएगा। हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको आप बना करके देख लेना, ठीक है, और कमेंट में बताना कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, मान लीजिए अपने पास जो है ये एक तरह से होमवर्क ही आपको दे रहे हैं कि मान लो एक क्वेश्चन में जो है आपको आयत दे रखा है, आयत रेक्टेंगल, है ना, ऐसा करके अगर दे रखा है, और इसमें अगर मान लीजिए हम यहाँ पर नाम रख देते हैं पहले ए बी सी और डी ऐसे करके, और इस पर हमने चार्ज रख दिया है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर रख दिया है 4 माइक्रोकूलम, है ना, यहाँ भी रख दिया है 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ भी रख दिया है 4 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया है। ये 2 मिलीमीटर है और यहाँ पर रख दिया है ये 1 मिलीमीटर का है। तो अब अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन
पॉइंट सी पर अगर आपसे बोल दे कि बताइए नेट फोर्स कितना होगा, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, आयत में तो आप समझ ही रहे हो, इधर सामने वाला भुजा बराबर होगा, ये दोनों भी सामने वाला बराबर होगा। चार्ज चारों वर्टेक्स पर हम दे रखे हैं, अलग अलग मात्रा में चार्ज दे रखा है। सी वाला पॉइंट पर आपको नेट फोर्स पूछ रहा है, तो इसका आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका जो है आंसर आप बताना। ठीक है, चलिए अपना इसको पॉज करके लिख लेना। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे, यानी कि इस पर जो पूछ सकता है उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे देखिए, अब इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन पे आते हैं हम। इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन कैसा होगा, तो देखो जैसे मान लेते हैं कि आपको बोल दिया कि एक पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज हम लोगों ने रखा क्यू चार्ज है, मान लो कैपिटल चार्ज ही लेते हैं, कैपिटल क्यू। और एक यहाँ पर आपको रख दिया है, मान लेते हैं 9Q। ठीक है, और दोनों के बीच का दूरी दे रखा है 3 मीटर में ही लो। ठीक है, और अब बोल रहा है कि बताइए एक थर्ड चार्ज है अपने पास स्मॉल q। इस स्मॉल q को इन दोनों चार्जों के बीच में कहाँ रखा जाए। मान लेते हैं कोई पॉइंट लेते हैं, इसमें वही बोल रहा है कि इधर वाले पॉइंट से या इधर वाले, कहीं से भी पूछ सकता है। मान लो हमको बोला है कि ये स्मॉल जो चार्ज है यानी q जो चार्ज है, इधर से कितना दूरी पर इसको रखा जाए ताकि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। समझ गए ना। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर शुड बी क्यू चार्ज पुटेड so that net force on it will be 0, है ना। प्रश्न है कि बताइए इसको कहाँ रखा जाए, दोनों के मिडिल वाला पॉइंट में कहाँ रखा जाए ताकि नेट फोर्स जो होगा वो 0। हमें इधर से कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं हमको बोल दिया है। ठीक है, इधर से हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करना, चूंकि नेट फोर्स जो होगा 0 कब होगा, जब इधर से लगाया गया फोर्स और इधर से लगाया गया फोर्स, दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ना। तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। अगर आप ढंग से देखो तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, यानी फोर्स ए जो है इधर की ओर इसको भगाएगा, और ये बी वाला पॉइंट जो होगा वो इधर की ओर भगाएगा, यानी फोर्स बी जो होगा इधर की ओर भगाएगा। और अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की है तो दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमसे वही पूछ रहा है कि बताइए ए से लेकर के ये मिडिल चार्ज मान लो ओ वाला पॉइंट पर है, ये वाला पॉइंट जो है कितना दूरी पर है, ये दूरी हमसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फोर्स ड्यू टू ए निकाल लो। फोर्स निकालना है ए के कारण, तो कूलम का फार्मूला क्या होता है, Q1 × Q2 बट्टा r²। तो Q1 फोर्स ड्यू टू ए इधर की ओर, यानी ए लगा रहा है फोर्स इसके ऊपर में, तो Q1 इसको मान ले और Q इसको मान ले Q2, और बट्टा ये दोनों के बीच का दूरी। तो चूंकि टोटल दूरी दे रखा है 3m यानी 3 मीटर, तो हम इसको मान लेते हैं कितना, x। तो ये कितना हो जाएगा 3 - x। कोई दिक्कत, तो इसको हम लिखेंगे तो ये x² हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर हम फोर्स निकालेंगे किसके कारण भाई, b के कारण, Q1 × Q2। तो Q1 कितना हो जाएगा 9 × Q, और Q2 कितना हो जाएगा Q, और बट्टा दोनों के बीच का दूरी। तो दोनों के बीच का दूरी कितना है 3 - x, इसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, चार्जों के साम्यावस्था की बात किया जाए तो FA जो होगा ये FB के बराबर होगा, है ना। FA जो होना चाहिए वो FB के बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू उठा के रख दो, इसका वैल्यू रखोगे तो KQ × Q, स्मॉल कैपिटल और स्मॉल q, और डिवाइड बाई x का स्क्वायर। फिर इधर से लिखोगे तो K 9Q × स्मॉल q, और डिवाइड बाई 3 - x का होल स्क्वायर। 3 - x का होल स्क्वायर इक्वेशन 1 और 2 से याद रखना है, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। अब देख लो जो कट रहा है उसको काट दो, ऐसे भी ये तो चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से बचेगा, ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 9 इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर रूट हटाओ, मैंने ये स्क्वायर हटाओ तो इधर रूट आ जाएगा, 3 माइनस एक्स बराबर ओवर रूट अंडर 9 इंटू एक्स का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 3 माइनस एक्स, और इसका वर्गमूल निकालो तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, इसको उधर फेंक, है ना। इसको अगर उधर फेंकोगे तो 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 मीटर आंसर, ठीक है। 3/4 मीटर जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो पहले तो आप ये जो तमाम जो क्वेश्चंस अभी हम लोग देखे हैं ये बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, कोई भारी भरकम न्यूमेरिकल की हम बात नहीं किए हैं। ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल को आप बनाओ, किताब उताब में भी अगर आपको क्वेश्चंस मिलता है तो वो आप उसको सॉल्व करो। वैसे नीचे जो है पीडीएफ में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि न्यूमेरिकल ऐसा टाइप का ही प्रश्न बेसिकली ज़्यादातर आता है, तो इसको अगर आप हल कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अगर और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें सेंड करना, हम उसका जो है सॉल्यूशन करके आपको भेज देंगे, है ना। तब तक इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला जो होगा उसमें अब हम वीडियो जो अब चलेगा तो उसमें वीडियो जो लेक्चर चलेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, अब थ्योरेटिकल पोर्शन भी बोर्ड पर ही डिस्कशन करेंगे उसका, बात समझ रहे हो ना। तो इसको अच्छा से आप लोग क्लियर कर लो, पहले जितना अभी बताया गया इतना आप कर लो, आपका न्यूमेरिकल टाइप का कहानी ख़त्म हो जाएगा। ओके ठीक, रखते हैं।